Good morning, class 7th. I hope you all are well at home and do your study and take your classes sincerely on the daily basis. This is not a kind of joke that you take it a very light way. आपको ये चीज़ इतनी हल्के में नहीं लेनी है. Kindly be serious for your study. While you at your home, you are safe. This is firstly the important thing for us. We maintain the social distance, we maintain our health. So this is for us. ये सब हमारे लिए है. So study from home is a very yes. So sorry, मैं बीच में गैप कर गया. I was just telling you that study at home is very helpful to you, and I think for 6th to 7th, 8th class, there is only 2 or 3 classes in each day. So अगर एक दिन में आपके सिर्फ 2-3 क्लास अच्छे से हो रही हैं और आप 25-25 मिनट में अच्छे से पढ़ रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है. आप अपना टाइम वेस्ट ना करें और उन चीज़ों को अच्छे से पढ़ते रहें ताकि आपको कोई लॉस ना हो. बाकी सारी प्रॉब्लम्स के लिए हम आपके साथ हैं. आप हमें पूछ सकते हैं. बहुत से बच्चे पूछते भी नहीं हैं और वो गार्जियंस को भी, पेरेंट्स को गुमराह करते हैं. ये कहते हैं हमें कुछ पता नहीं है. तो ऐसा कुछ भी नहीं है. आपके पास मैसेज भी जाते हैं, आपके पास सब टीचर्स का नंबर है, ग्रुप में सारी चीज़ें हैं. आप किसी भी तरह का प्लीज़ एक्सक्यूज़ ना दिया करें. इफ़ आई एम वेरी क्लियर टू माई वर्ड्स, और साफ शब्दों में कहूँ, बहुत सारे गार्जियंस इस चीज़ को लेकर शिकायत कर देते हैं कि हमारे पास कांटेक्ट नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है. ऐसा कुछ भी नहीं है, सबको पता है. आपकी लगभग 4 मंथ से ज़्यादा टाइम होने को आया है और आप सबकी क्लासेस चल रही हैं, आपको पता नहीं है. आपके ग्रुप में मैसेज आते हैं. कुछ चीज़ें आपकी तरफ से भी होनी चाहिए. हम इतना अच्छा एफर्ट कर रहे हैं आप सबके लिए, तो आप भी अपनी चीज़ों को सिंसियरली करें. मोबाइल्स हो, लैपटॉप, पीसी, उनका अच्छा यूज़ भी करें. दिन में अगर 2-3 घंटे आप बैठ के अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके लिए वैल्यूबल भी है और बेनिफिट भी है आपके लिए. ओके, सो काइंडली बी सिंसियर, दिस इज़ नेसेसरी. ओके, लास्ट टाइम वी read about al-Baruni and his book किताब अल हिंद, सॉरी. और आपने जाना था कि उसने ये चीज़ें बहुत सारी इंपॉर्टेंट सोर्स हिस्टोरियन से लिए हैं, संस्कृत स्कॉलर्स को कंसल्ट किया है, उनसे जानकारी ली, यहाँ के कंट्री जो यहाँ के लोग थे उस टाइम में उनके लिए बारे में. उसके बाद उसने अपना ये किताब अल हिंद लिखा. ओके, नाउ टेक टू अनदर पॉइंट. Other kings who engaged in warfare include the Chahaman, later known as the Chauhan. चाहमान को ही later on चौहान कहा गया. वो भी इस तरह के वॉरफेयर, मतलब लड़ाई और वही सब चीज़ों में एंगेज थे. रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर. अच्छा, उनका जो रीजन था वो किस किस मतलब क्षेत्र पे राज कर रहे थे? वो दिल्ली के आसपास का इलाका और अजमेर तक का इलाका, ये पूरा चौहानों की उसमें अंडर में आता था. दे अटेम्प्टेड टू एक्सपेंड देयर कंट्रोल टू द वेस्ट एंड द ईस्ट. इन्होंने अपने कंट्रोल को वेस्ट, जो कि इंडिया के वेस्ट, वहाँ तक, राजस्थान से लेकर पूरा ऊपर तक. और ईस्ट की बात करें, इधर आपका जो राजस्थान के ईस्ट में बिहार, बंगाल, यूपी से लेके ये पूरा दिल्ली से ऊपर, ये सब एक्सपेंड करने की कोशिश की उन्होंने. वियर देवर अपोज बाय चालुक्य ऑफ गुजरात एंड गहड़वाल ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश. जब वो वेस्ट और ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो वेस्ट की तरफ बढ़ने पे गुजरात में चालुक्य लोगों ने उनका विरोध किया और ईस्ट की तरफ आने पर गहड़वाल जो थे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से, उन्होंने उनका प्रोटेस्ट किया. किनका? चौहानों का. द बेस्ट नोन चाहमन रूलर वॉज पृथ्वीराज थर्ड. अच्छा, जो आप पृथ्वीराज चौहान का नाम सुनते हैं ना, आप काइंडली इस चीज़ को याद रखें. पृथ्वीराज चौहान, ये जिस पृथ्वीराज चौहान के बारे में हम लोग सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं वो थर्ड, यानी कि वो तीसरे हैं. यानी कि उससे पहले 2 पृथ्वीराज चौहान और थे, बट उनके वर्क अलग थे. ये वो फेमस पृथ्वीराज चौहान है जिनके बारे में अभी मूवी बन रही है, पृथ्वीराज, जो अक्षय कुमार बना रहे हैं बॉलीवुड में. पृथ्वीराज वो मूवी आएगी, वो उन्हीं के ऊपर है. और जो संयोगिता से वो शादी करते हैं और स्वयंवर में से उनको वहाँ से भगा लाते हैं, ये वो पृथ्वीराज की कहानी है. ये वो पृथ्वीराज की कहानी है जिन्होंने मोहम्मद गौरी को हराया था 1191 में, तराइन के फर्स्ट वॉर में. लेकिन सेकंड में
क्योंकि पृथ्वीराज ने फर्स्ट वॉर में उनको छोड़ दिया, जाने दिया मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी ने लेटर ऑन 1 ईयर के बाद दोबारा अटैक किया और पृथ्वीराज चौहान को फिर हराया। ये इस तरह की चीज़ें आप पढ़ेंगे। और देखो टाइम पीरियड भी उनका 1192 दिया है। हु डिफीटेड एन अफगान रूलर नेम्ड सुल्तान महमूद गौरी इन 1191। पृथ्वीराज चौहान ने ही मोहम्मद गौरी को 1191 में हराया था, और वो लड़ाई थी बेटा तराइन की। मैं आपको नाम भी बता देता हूँ, तराइन। मैं ज़रा दोबारा से लिख देता हूँ इसको। तराइन की लड़ाई थी वो। मैं इसको हिंदी में लिख के बता रहा हूँ, इंग्लिश में भी बता देता हूँ। बेटा तराइन की लड़ाई हुई थी, ठीक है। ये जगह भी हरियाणा के कहीं यहाँ उसके आसपास, पंजाब के आसपास है। ये वहाँ पे लड़ाई हुई थी 1191 में। जब पहली हुई तो मोहम्मद गौरी को हराया, बट लॉस टू हिम वेरी नेक्स्ट ईयर इन 1192। लेकिन पृथ्वीराज चौहान 1192 में हार गए थे मोहम्मद गौरी से, ठीक है। क्योंकि यहीं के लोगों ने और साथ दिया था मोहम्मद गौरी का। जो कौन हो सकता है? पृथ्वीराज की जो वाइफ थी संयोगता, उनके फादर जयचंद। जयचंद ने मोहम्मद गौरी से मिलकर उसको हराया, क्योंकि जयचंद को लगता था कि मेरी बेइज्जती हुई है और मुझे पृथ्वीराज को हराना जरूरी है। ये इस तरह की चीज़ें उस टाइम इंडिया के कंटेक्स्ट में हुआ करती थी, ओके। और लेटर ऑन जब आज बात की जाती है तो उसको हिंदू मुस्लिम का रूप दे दिया जाता है कि वो मुस्लिम रूलर थे, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। आप मुझे ये बताइए, मुस्लिम सिर्फ तुच्छ भर थे, और वो जब यहाँ आए थे क्या उनकी इतनी पावर थी कि वो अकेले ही यहाँ पे सब कुछ कब्जा करके ले गए? नो, यहीं के लोगों में उनके साथ बहुत सारे लोग शामिल थे। तो वो इस तरह की चीज़ों को आप नेगलेक्ट किया करें। आप पढ़े लिखों की तरह ये जो सोर्स यहाँ पे बुक्स में दिए हैं इनकी बात करें और देखें कि हाँ ये चीज़ किस तरह से हुई। हाँ, बहुत सारी चीज़ें गलत हुई हैं, क्योंकि गलत चीज़ों को मैं कभी सही नहीं ठहराता हूँ। गलत तो गलत है, बट जो बेसिक नॉलेज वाली चीज़ें हैं वो आप अपने साथ जरूर रखें। हर चीज़ को सिर्फ धर्म का एंगल देना अच्छी बात नहीं है। यस, अब हम चोल के बारे में पढ़ेंगे। चोल साउथ में थे, ठीक है। ये आप देखेंगे, ये गुजरात यहाँ से इस तरफ से चालुक्य आए थे, और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश की तरफ से गहड़वाल आए थे। बीच में वहाँ पे जो है चौहान थे। तो वो इस तरह से लड़ाइयाँ हैं। ये हमारे साउथ इंडिया का पार्ट बेटा है। ये नदियाँ हैं, महानदी तापी, गोदावरी, नर्मदा। ये अरेबियन सी है वेस्ट की तरफ इंडिया के, और ये बे ऑफ बंगाल है, ये ईस्ट की तरफ है। ये चीज़ छोटी छोटी आपको समझनी चाहिए। मैप देखने से चीज़ें अच्छी समझ में आ जाती हैं। ये बाउंड्री है बेटा उन बड़े बड़े राजाओं की, जैसे ये काकतीय थे, और ये सॉरी इसमें नाम शायद दिया नहीं, ये है, ये चोलास करके दिया है ना। हाँ, ये इनका पूरा इतना बड़ा साम्राज्य था। ये चालुक्य अंडर विक्रमादित्य 6th, इस साइड वाला रीजन। इधर यादव्स हैं देवगिरी में, जो कि महाराष्ट्र में है आज। और ये जैसे आप देखें, मैं इसको और थोड़ा नीचे आपको दिखाता हूँ। ये है आपका, देखिए, चोल साम्राज्य का ये आपका फ्लक्चुएटिंग फ्रंटियर। मतलब ये चोल साम्राज्य की इतनी बड़ी सीमा है, जिसमें काकतीय हैं, और ये बनावासी भी हैं, गंगवाड़ी भी हैं। ये तंजावुर बड़ी बड़ी सिटी, कांचीपुरम से वेंगी, साउथ कलिंग, ये कलिंग जो आज उड़ीसा है उसको पुराना नाम कलिंग के नाम से जानते हैं। ये चोल किंगडम और उसके नेबर्स की कहानी है। पांड्या भी उस टाइम थे मदुरै के आसपास, और तंजावुर। ये गोंगई कोंड चोलपुरम एक शहर है तमिलनाडु में। ये सब उसके टाइम की कहानी है। चोल जो राजा हुए थे उसके टाइम की कहानी, ओके। साउथ में इंडिया के जो है वो इंडियन ओशन है, वेस्ट में अरेबियन सी है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल। ये छोटी छोटी जो बेसिक नॉलेज आपकी होती हैं आपको होनी चाहिए, और आप मैप देखते देखते इनको क्लियर भी किया करें, ओके। फ्रॉम उराया टू तंजावुर, ये चीज़ इन्होंने क्यों यूज़ की है? उरायायूर का मतलब हो गया बेटा यहाँ पे कि उनकी जो ये उरायाऊर ये है, और तंजावुर इसमें दिया नहीं है मैप में, बट हाँ सॉरी, ये या इन शहरों के नाम से इस टॉपिक को स्टार्ट किया है। क्यों? जरा देखें तो जरा उसको। हाउ डिड द चोला राइज टू पावर? वो मतलब पावर में कैसे आए? सबसे बड़ी बात यह है कि वो पावर में कैसे आए। ए माइनर चीफली आर्मी नोन एज द मुट्टारायर हेल्ड पावर इन कावेरी डेल्टा। ये जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, चोल साम्राज्य की, तो कहते हैं कि एक माइनर मतलब वो लोग कम थे, चीफली मतलब हाँ कोई सरदार वगैरह रहे होंगे फैमिली में, जिनको मुत्तारायर बोलते थे। वो पावर में थे कावेरी डेल्टा के आसपास, जो कावेरी नदी है।
अगर आप कावेरी की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो कावेरी नदी बेटा ये है, ये वाली जो उरायाऊर से तंजावुर के बीच का इलाका है जहाँ कावेरी नदी बहती है। तो ये यहाँ पे बेसिकली रूल करते थे सरदारों की तरह। फिर इन्होंने अपनी पावर्स को बढ़ाया क्योंकि ये पावरफुल लोग भी थे, महत्वाकांक्षी भी थे, हर किसी को अपनी पावर बढ़ानी होती थी राजाओं के टाइम पे। ओके, दे वर सबॉर्डिनेट टू पल्लव किंग्स और कांचीपुरम। जो कांचीपुरम के पल्लव राजा थे, पल्लव भी उस टाइम बहुत ही बड़े साम्राज्य में से एक था, वो वहाँ के सबॉर्डिनेट थे। यानी कि बेटा पल्लव ऊपर हुआ करते थे, वो राजा थे, और जो चोल थे वो उनके नीचे थे, सबॉर्डिनेट, सहायक की तरह। विजयालय हु बिलोंग टू द एंशियंट चीफली फैमिली चोला फ्रॉम उरायार। अब ये चोला फैमिली के ही एक पर्सन का नाम है विजयालय, और ये उसी फैमिली से थे। चोलों की उरायार, उरायूर जो जगह है वहाँ से थे। कई बार उसको उरायूर या उरायार करके हम शॉर्ट में बोल देते हैं, क्योंकि तमिल या किसी अदर लैंग्वेज की भाषा का जब कोई शब्द आता है तो कई बार हमारे लिए प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम करता है। जैसे ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं या अमेरिकन, तो उनका तरीका कुछ अलग होता है, हम बोलते हैं इंडियंस तो अलग होता है। ऐसे ही आपका तमिल और तेलुगु वाला भी है। कैप्चर द डेल्टा फ्रॉम मुत्तरायर इन द मिडिल ऑफ द 9th सेंचुरी। अब ये जो विजयालय हैं, चोल मतलब वंश के लोग हैं, इन्होंने कैप्चर करना शुरू कर दिया मुत्तरायर 9th सेंचुरी में। ही बिल्ड द टाउन ऑफ तंजावुर एंड अ टेम्पल ऑफ गॉडेस निशुम्भसुदिनी देयर। और तंजावुर में देखिए, उरायूर से स्टार्ट किया, वो सब कैप्चर करके तंजावुर एक कैपिटल सिटी बनाया उन्होंने, एक टाउन बनाया तंजावुर। उसको तंजावुर तंजावुर दोनों ही पढ़ सकते हैं। और एक टेम्पल बनाया गॉडेस के नाम पे, जिनका नाम था निशुम्भसुदिनी। गॉडेस हैं बेटा, देवी के नाम से बनाया, क्योंकि वो इन्हीं देवी की पूजा किया करते थे। कौन? चोल। कौन करते थे? चोल। चोल की ये जो देवी थी वो उनकी कुल देवी थी, उनके नाम पे बनाया क्योंकि वो पावर में आए। ओके, द सक्सेसर ऑफ विजयालय कॉन्क्यूड नेबरिंग रीजन एंड किंगडम ग्रू इन साइज एंड पावर। और जो विजयालय के बाद के लोग आए, मतलब उसके बाद के सक्सेसर, मतलब उसके उत्तराधिकारी, विजयालय के बाद और राजा आते जाते रहे, उन्होंने आसपास के जो नेबरिंग रीजन थे उनको कैप्चर किया और अपने किंगडम के साइज को बढ़ा लिया और पावर को भी। द पांड्यन एंड द पल्लव टेरिटरी टू द साउथ और नॉर्थ वर मेड पार्ट ऑफ दिस किंगडम। आपको बताया था ना, पल्लव के सबॉर्डिनेट थे चोल, लेकिन अब चोल ने पल्लव को अपने अंडर ले लिया, पांड्यन को भी अपने अंडर ले लिया, और उन्होंने चोल जो किंगडम था उसको स्टैब्लिश किया। ये राइज की कहानी है चोल किंगडम की। ओके, राज राज वन। राज राज, कई लोग इनको राजा राज भी पढ़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि साउथ में ऐसे कई सारे नाम मिलेंगे आपको। अभी लेटर ऑन इसमें नेम आएंगे तो मैं आपको नेम बताऊंगा। ऐसे कई सारे, राज राजेश्वर, राज राज, ऐसे करके। तो वो राजा राज भी पढ़ते हैं, राज राज भी पढ़ते हैं, तो वो आप कंफ्यूज ना हो, आप राज राज फर्स्ट ही पढ़ें। कंसीडर द मोस्ट पावरफुल चोल रूलर। अब चोल डायनेस्टी में सबसे पावरफुल रूल की जब बात होती है तो राज राज फर्स्ट था। अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन राइज हो तो यही तो हो सकता है, हु वाज द मोस्ट पावरफुल चोल रूलर, तो आप राज राज फर्स्ट लिखेंगे, ठीक है। हु वाज राज राज फर्स्ट, तो आप लिखेंगे राज राज वाज द मोस्ट पावरफुल चोल रूलर। ये किसी भी तरह से अगर घुमा के आता है तो आप उसको लिख सकते हैं। अगर फिल इन द ब्लैंक्स करके आए तो राज राज यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स करके दिया होगा, कंसीडर द मोस्ट पावरफुल चोल रूलर, तो आप फिल इन द ब्लैंक्स में राज राज भरेंगे। क्वेश्चंस हमेशा ऐसे ही आते हैं, इसीलिए मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि रीड द चैप्टर, रीड द बुक। भाई आप रीड जरूर किया करो, पढ़ने लिखने समझने के बाद जब आप खाली टाइम में कभी बैठे होते हो, आपको रिवीजन करना होता है, तो आप रीड जरूर किया करो। ओके, बिकेम किंग इन 985 में राजराज फर्स्ट वहाँ के राजा बने एंड एक्सपेंड कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ दिस एरियाज, और वो सारे इलाके पे अपना कब्जा करते चले गए। ही ऑल्सो रिगार्ड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, रीऑर्गेनाइज्ड जो एडमिनिस्ट्रेशन था, मंत्री होना, अधिकारी होना, सैनिक वगैरह, ये सारी चीज़ें उन्होंने रीऑर्गेनाइज की, दोबारा से बनाई बहुत अच्छे से पूरे एम्पायर में। राज राज सन राजेंद्र फर्स्ट, अब ये राज राज के बेटे का नाम क्या है? राजेंद्र फर्स्ट। कॉन्टिन्यूड हिज पॉलिसीज एंड इवन रेड द गंगा वैली। और मतलब सबसे बड़ी बात आप ये देखें कि वो लोग साउथ से होते हुए नॉर्थ में जो गंगा वैली है, यूपी वाला इलाका है, बिहार वाला इलाका, वहाँ तक इसने अपने आप की अपनी पॉलिसी को
और वहाँ तक अपने आप को बढ़ाया, इतना पावरफुल था राजेंद्र फर्स्ट। श्रीलंका एंड कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया डेवलप अ न्यू नेवी ऑफ दिस एक्सपीडिशंस। ये राजेंद्र फर्स्ट ही वो पर्सन था जिसने साउथ ईस्ट एशिया, जब साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो यहाँ आपका श्रीलंका होगा, फिर इधर मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ऐसे बहुत सारी कंट्री हैं। नेवी डेवलप की राजेंद्र फर्स्ट ने, इतना डेवलपिंग मतलब किंगडम था उस टाइम पे, तमिल, आज का जो तमिलनाडु है वहाँ पे, तो इतनी सारी जगह उसने अपने आप को फैलाया, इतना पावरफुल साम्राज्य था चोल। स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रोंज स्कल्पचर, बहुत शानदार टेम्पल बनाए गए और ब्रोंज स्कल्पचर उस टाइम सबसे टॉप पे था चोल डायनेस्टी में। द बिग टेम्पल्स ऑफ तंजावुर एंड गंगई कोंड चोलपुरम, ये एक शहर का नाम है, गंगई कोंड चोलपुरम, बिल्ट बाय राजराज एंड राजेंद्र। भाई तंजावुर को राजराज ने बनाया, गोंगई कोंड चोलपुरम किसने बनाया? राजेंद्र ने। आर आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर मार्वल्स, मतलब कहा जाता है वो शहर आज भी बहुत खूबसूरत और शानदार हैं, आप चाहें कभी घूमने तो आप देख के आ सकते हैं। स्कल्पचर मतलब बनावट, बिल्डिंग्स, मंदिर और भी बहुत सारी चीज़ें, उनको हम स्कल्पचर में जोड़ते हैं बेटा, वास्तुशिला। ओके, चोल टेम्पल्स ऑफन बिकम द न्यूक्लियर ऑफ सेटलमेंट विच ग्रीव अराउंड देम। चोलों ने जो मंदिर बनवाए वो हमेशा न्यूक्ली जानते हैं, किसी चीज़ का सेंटर होना, सेंटर होते थे वो किसी भी सेटलमेंट के। अगर यहाँ मंदिर बना, आसपास शहर डेवलप हो गया, मंदिर बना तो और चीज़ें डेवलप हो गई, इस तरह से उन्होंने बनाया। देवर सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, वो क्राफ्ट प्रोडक्शन जो हाथ से बनी हुई चीज़ें होती हैं उनका प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा था वहाँ पे। टेम्पल्स वर ऑल्सो एंडुएड विद लैंड बाय रूलर्स एज वेल अदर्स। अब टेम्पल जो हैं मतलब ज़मीन से आसपास घिरे हैं, लोग दे रहे हैं, वो तो दे ही रहे हैं और रूलर तो कर ही रहे हैं, लेकिन अदर्स लोग हैं वो भी उसको उतना ही महत्व देते थे। द प्रोड्यूस ऑफ दिस लैंड, अब जब बात की जाए इस ज़मीन की, देखिए ये मंदिर है, द टेम्पल ऑफ गंगई कोंडचोलपुरम, देखो किस स्टाइल में, कितना खूबसूरत मंदिर है, आप सोच भी नहीं सकते कितनी महीन महीन हर एक पिलर पे इस पर नक्काशी करते हुए पूरा ऊपर बनाया, यानी कि नीचे से होते हुए ऊपर एकदम पतले होते, ये इसकी स्टाइल है चोल मतलब राजाओं की, बहुत खूबसूरत है। ओके, when to maintain all the specialists who work at the temple and very often lived near, priest, garland maker, cook, sweeper, musician, dancer, etc। कहते हैं कि वो मंदिर के आसपास की जितनी भी जगह हो जाती थी ना, कॉलोनियाँ बस गई हैं या वो चीज़ें, मंदिर यहाँ पे है, तो वहाँ पे हर तरह के लोग वर्क करते थे आसपास मंदिर के। क्योंकि आप एक बात बताओ, मंदिर में अगर कोई आएगा वहीं पे उसको कोई कुक मिल जाएगा, गार्लैंड मेकर मिल जाएगा, पंडित मिल जाएंगे, झाड़ू पोछे वाले मिल जाएंगे, संगीतकार मिल जाएंगे, डांसर मिल जाएंगे, तो हर कोई उस चीज़ को बढ़ावा देता है। ठीक है, म्यूजिशियंस मिलेंगे तो लोग सुनेंगे तो उनको अपने यहाँ बुलाएंगे। तो मंदिर उस टाइम एक एपिक सेंटर हुआ करते थे, न्यूक्ली मतलब उसके आसपास जो चीज़ें डेवलप होती थी। आप आज वाराणसी को देख लो जो यूपी में है, ठीक है, वाराणसी है, माउंट आबू राजस्थान में है, और बहुत बड़े बड़े शहर को ले लो, उज्जैन को ले लो जो कि क्या कहते हैं एमपी में है, इलाहाबाद को ले लो, हरिद्वार को ले लो, ये सब किस तरह की सिटी हैं, रिलीजियसली प्रॉस्पर सिटी है ना। ठीक वैसे ही उस टाइम पे ये गोंगई चोलपुरम और थंजावुर ये सब चीज़ें डेवलप हुई हैं मंदिरों के होने से। बनारस को देख लो, मथुरा को देख लो, इलाहाबाद को देख लो, अयोध्या को देख लो, जितना रिसेंटली इतना डेवलप हो रहा है। तो ये रिलीजियसली वो सारी चीज़ें जो है सेंटर में आकर डेवलप होने लगती थी, लोग रहने लगते हैं और लेटर ऑन वही शहर बड़े शहर हो जाते हैं। नासिक चले जाइए और शिरडी चले जाइए, कहीं भी जाइए इस तरह के शहर में, कटरा ले लीजिए जम्मू में, अमृतसर ले लीजिए पंजाब में, मतलब लॉर्ड ऑफ आप ऐसे एग्जाम्पल देख सकते हैं। ओके, इन अदर वर्ड टेम्पल वर नॉट ओनली प्लेस ऑफ वर्शिप, दूसरे शब्दों में कहें टेम्पल सिर्फ पूजा करने की जगह नहीं होती थी, वो आसपास हब होता था इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल लाइफ का। इकोनॉमिक काम धंधे वाले लोग, सोशल मतलब हर तरह के गाने बजाने इस तरह वाले लोग, और कल्चरल मतलब हर तरह के लोग, पंडित भी हैं और भी हैं, कल्चरल अलग अलग है, हिंदू भी हैं और लेटर ऑन मुस्लिम्स भी आना, सारे लोग ऐसे ऐसे सेंटर बनते चले जाते थे वो सारे के सारे शहर। ठीक है, जैसे अब आप दिल्ली को और मुंबई को देखें तो दिल्ली एक हिस्टोरिकल सिटी भी है, कैपिटल सिटी भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी। मुंबई देखें तो मुंबई इकोनॉमिकल और कल्चरल बहुत एडवांस है। तो ये सब चीज़ें इस तरह से होती हैं, वहाँ चीज़ें जो है डेवलप होती चली जाती हैं।
अमंग द क्राफ्ट एसोसिएटेड विद टेम्पल्स, जो क्राफ्ट लोग जुड़े हुए थे टेम्पल से, वो ब्रोंज इमेज बनाते थे जो कि सबसे ज़्यादा शानदार थी। उनमें से एक ही है, आप खुद देख सकते हैं कितना अच्छा वर्क है ये उस टाइम का, इतनी खूबसूरत मूर्तियाँ वो लोग बनाया करते थे। चोल ब्रोंज इमेजेस वर कंसिडर्ड अमंग द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड, और चोल राजाओं ने उनके टाइम पे जो ये ब्रोंज मूर्तियाँ बनी हैं, ये दुनिया में सबसे बेहतरीन मूर्तियों में से और क्राफ्ट कामों में से एक कहा गया है। वाइल मोस्ट इमेजेस वर ऑफ डाइटीज़, देवी देवताओं की हुआ करती थी, और कुछ और जो उनके डिवोटी होते थे, मतलब जैसे बड़े बड़े संत महात्मा या कुछ ऐसे लोग हैं, उनकी भी बना देते थे। तो इस तरह से वो बनती थी, जैसे आज आपकी मूर्तियाँ बनती हैं या पत्थर का काम बनता है, ये सारा चीज़ वहाँ पे जो है हुआ करता था। ओके, ये मूर्ति है, आप देख सकते हैं कितनी शानदार वर्क हुआ है इस पे। ये चोल ब्रोंज स्कल्पचर का मतलब नमूना है। आप देख सकते हैं कि इतने साल पुरानी मूर्ति और इतनी खूबसूरत आज भी बनी हुई रखी है। तो ये देवी देवताओं को और उनके डिवोटीज़ को क्या कहते हैं, समर्पित हुआ करती थी। इस तरह की चीज़ें वहाँ बनती थी। फिर चोल में एग्रीकल्चर और इरिगेशन कैसा था उसके बारे में बात की है, ज़रा देखें तो आप लोग। मैनी ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ द चोल वर मेड पॉसिबल थ्रू न्यू डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर। उस टाइम पे जो एग्रीकल्चर उन्होंने डेवलप किए वो उस चीज़ के लिए हमेशा जाने जाते हैं। ये अचीवमेंट था चोल किंगडम का। रिवर कावेरी है, दो छोटे चैनल्स में बटी हुई है। जब वो बे ऑफ बंगाल में गिरती है, यही चैनल जो है ओवरफ्लो हुआ करते थे फ्रीक्वेंटली, कई बार, अक्सर कर। तो फर्टाइल सॉइल भी इनके किनारों पे जो डिपॉजिट हो जाती है, क्योंकि नदी अपने साथ हर तरह की मिट्टी लाती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें जब आप देखेंगे और महसूस करेंगे कि उस टाइम उन्होंने इतना डेवलप किया सिस्टम को। वाटर फ्रॉम द चैनल्स ऑल्सो प्रोवाइड द नेसेसरी मॉइस्चर फॉर एग्रीकल्चर, पर्टिकुलर द कल्टिवेशन ऑफ राइस। अब जो ये चैनल, मतलब जैसे ये नदी है, अब ये नदी इस तरह से डिवाइड हो गई, इस तरह से डिवाइड हो गई, इस तरह से डिवाइड हो गई। तो ये चैनल्स के आसपास की जो रीजन्स हैं, इधर रीजन है, यहाँ राइस की खेती बहुत अच्छे से होती है। एग्रीकल्चर की जो मॉइस्चर, नमी होती है, वो वहाँ मिल जाती थी, तो वहाँ चावल बहुत पैदा होता था। आज भी होता है। ऑल दो एग्रीकल्चर है डेवलप्ड इन द अदर पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, एग्रीकल्चर वहाँ डेवलप भी हो चुकी थी, मतलब बड़े पैमाने पे लोग करने लगे थे। इट वॉज ओनली फ्रॉम द 5th और 6th सेंचुरी दैट दिस एरिया वॉज ओपन फॉर लार्ज स्केल कल्टिवेशन। ये 5th 6th सेंचुरी के आसपास का टाइम आता है, 400 टू 600 AD के बीच का टाइम आता है, जब वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे आ गई, ज़्यादातर लोग उसमें इन्वॉल्व हो गए। फॉरेस्ट को काट दिया गया और वहाँ पे लेवल किया गया एरियाज़ को और डेल्टा रीजन्स को, ताकि वो बाढ़ वगैरह इस सारी चीज़ों से बचाए जा सकें। और ये देखिए इस तरह से चैनल्स बटे होते थे, इनके आसपास के जो रीजन्स होते थे, यहाँ खेती हुआ करती थी। ये 19th सेंचुरी में स्लुइस गेट है तमिलनाडु में, और ओवरफ्लो टैंक का होने से, और ये मतलब यहाँ गेट बने होंगे, ये टूटा हुआ हिस्सा है आज तो यहाँ उसको बंद कर दिया जाता था, पानी को एक फ्लो से ही निकाला जाता था। ये उस टाइम की 9th सेंचुरी की इस तरह गेट वहाँ हुआ करते थे। ओके, और आप जानते हैं 985 के लगभग ही चोल और उससे पहले वहाँ पे सारे पावरफुल किंगडम जो है शुरू हो गए थे आने। तो फ्लडिंग की वजह से और कैनाल्स को कंस्ट्रक्ट किया गया, कैरी टू वाटर द फील्ड, नहरें बनाई गई उस टाइम पे। इन मैनी एरियाज टू क्रॉप्स आर ग्रोन ईयर, और साल में 2-2 बार फसलें हुआ करती थी। राजा भी कलेक्ट करता था टैक्स उन्हीं क्रॉप से, तो वो तो चाहता ही था कि डेवलप हो। तो उस टाइम इतना डेवलपिंग सिस्टम हुआ करता था। अगर आज की बात करें तो आप देखें कि किसी का ध्यान ही नहीं है एग्रीकल्चर पे, सब सिर्फ और सिर्फ बकवास चीज़ों में लीडर्स लगे रहते हैं, और जनता भी शायद इंटरेस्ट नहीं ले रही है। तो ये हमें सबको मिलकर सोचना और कहना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, ये आज के लिए इतना ही था आपका, और इसके बाद का जो टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ एम्पायर और टाइप्स ऑफ लैंड के बारे में है, ये मैं आपको समझाऊंगा, ये भी चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ समझने के बाद आपका जो लास्ट टॉपिक रहेगा, सॉरी यही था लास्ट टॉपिक, ये आपका फिनिश हो जाएगा, बट वो मैं आपको लास्ट क्लास में समझाऊंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही रखिए, अच्छे से रिवाइज़ कीजिए। मैं छोटी छोटी चीज़ जो समझाता हूँ आपको इतना अच्छे से, तो उन चीज़ों को रखिए। मैप ज़रूर देखते रहिए, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मैं डिस्कस करता रहता हूँ। और क्वेश्चन आंसर्स भी हम आपको भेज ही देंगे, तो आप और अच्छे से उसको करेंगे, तो आपके लिए फ़ायदा होगा कि आपने अच्छे से पढ़ा और लिखा भी, तो आपका अच्छा रिवाइज हो जाएगा। ओके 7th क्लास, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।